नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेह क्लासेस पर। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही है मौर्य साम्राज्य। कौन सी क्लास चल रही है? मौर्य साम्राज्य। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के अंदर अपने शासक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शासक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। और इसके अंदर अपने दो शासक पढ़ चुके हैं, जिसमें मौर्य साम्राज्य जो है उसका संस्थापक एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा इसके बाद में इसका पुत्र आता है जिसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, ये वाले दो शासक अपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद में नाम आता है जो अपने आज करने जा रहे हैं, वो है अशोक। ठीक है, इस वंश के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो तो महत्वपूर्ण था ही, क्योंकि उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और भी बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, जैसे विदेशी दासता से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अब ये जो शासक है आज इसके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं, अशोक। ये मौर्य वंश का ही नहीं, उस समय यानी कि प्राचीन जो इतिहास है, जो प्राचीन काल है, उस समय का भी ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कौन? अशोक। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपने शुरू करते हैं। दोस्तों, अशोक जैसे ही नाम अपने सामने आता है तो एक शब्द इसके साथ स्वयं ही जुड़ जाता है। वो कौन सा? वो है महान। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी शासक अशोक के बारे में सुनते हैं तो सीधा शब्द कौन सा आता है? महान, यानी अशोक महान या महान अशोक। एक और शासक आता है जिसके साथ ये महान शब्द जुड़ता है, और वो है अकबर। ठीक है, ऐसे क्या कार्य किए थे कि ये दोनों महान कहलाए? ठीक है, महान अकबर या महान अकबर और दूसरा महान अशोक। ठीक है दोस्तों, इनको महान कहना उचित है या नहीं, ये तो अपने चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि अगर ये महान थे, ठीक है, तो इन्होंने महानता के कुछ कार्य भी किए होंगे, तभी ये महान कहलाए। लेकिन ये नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसी भी बात नहीं है कि इन्होंने कोई बुरा कार्य नहीं किया। नहीं, बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिससे मानवता को ठेस भी पहुंची थी। यानी कि इन्होंने बहुत नरसंहार किया था, युद्ध किए थे, बहुत से लोगों को मौत के घाट भी उतारा था। ठीक है, लोगों को प्रताड़ित भी किया था। लेकिन बहुत सारे इन्होंने अच्छे कार्य भी किए थे, जिसके कारण इन चीज़ों को बुला दिया गया और इनके नामों के आगे लग गया महान। ठीक है, तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं अशोक महान के बारे में। कौन था अशोक महान, ये अपने बात कर चुके हैं। तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। इसकी माता का नाम था धम्मा। ठीक है, कहीं पर इसका नाम बद्राणी भी मिलता है, ऐसे और भी नाम मिलते होंगे। तो होता क्या था दोस्तों कि एक ही व्यक्ति या स्त्री इंसान के बहुत सारे नाम होते थे। अब आप लोग बुक्स के अंदर पढ़ते हो, किसी बुक्स के अंदर आपने बद्रानी नाम पढ़ लिया, किसी के अंदर धम्मा नाम पढ़ लिया, ऐसे किसी और बुक्स के अंदर कोई और नाम भी पढ़ दिया होगा। तो ये बात कंफ्यूज होने वाली नहीं है कि सर इसका नाम धम्मा नहीं है, बद्रानी है या कोई और है। ठीक है, अलग अलग नाम होते थे, बहुत सारे नाम होते थे, बहुत सारी इनकी उपाधियां होती थी, इसलिए अलग अलग बुक्स के अंदर सारे नाम लिखने की बजाय फिर वो कोई कोई नाम लिख देते हैं। तो यहाँ अपने बात कर रहे हैं, पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम क्या था? धम्मा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसको महान कहा जाता था। पहले बात कर चुके हैं कि इसने नरसंहार भी बहुत किया था, जो आगे चलकर अपने बात करेंगे कलिंग के युद्ध में। ठीक है, युद्ध किए थे। अब युद्ध किए होंगे तो कोई शांति का पाठ तो पढ़ाया नहीं होगा, नरसंहार ही हुआ होगा वहाँ पर, है ना, कत्लेआम हुआ होगा, तभी तो युद्ध जीता होगा ये। ठीक है, तो लेकिन इसने अच्छे कार्य भी किए थे जिसके कारण इसको महान कहा गया। और वो अच्छे कार्य थे, एक तो ये था कि इसने धम्म बनाया था और धम्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसके अंदर इसने मानवता की शिक्षा दी थी, मानवता का पाठ पढ़ाया था। उसके अलावा इसने बहुत सारे पशु चिकित्सालय
पशु चिकित्सालय, ठीक है ना, यहाँ पर पशुओं का पक्षियों का इलाज हो सके ये भी बनाए थे। बहुत सारी सराहें बनाई थी। इसके अलावा इसने कुएं खुदवाए थे, जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी कुएं खुदवाए थे ताकि कोई प्यासा ना रह सके। और सबसे बड़ा जो काम इसका माना जाता है वो था इसके धम्म का, ठीक है। वो कैसे था, इस धम्म के बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो इन बातों के कारण इसको महान कहा जाता था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके राज्याभिषेक की। अगर राज्याभिषेक की बात करें तो अशोक का राज्याभिषेक होता है 273 ईसा पूर्व, या कह सकते हैं 269 ईसा पूर्व। अब ये दो जो सन है वो 2 सन कैसे आए, ठीक है। तो यहाँ पर बताना आपके लिए जरूरी है कि जो 273 ईसा पूर्व है ये पहले इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक राज्याभिषेक होता है वो होता है इसका 269 ईसा पूर्व में, वास्तविक यानी विधिवत रूप से, ठीक है। विधिवत रूप से कब होता है, 269 ईसा पूर्व में। अब ये जो 4 साल हैं बीच के, इन 4 वर्ष में इसने क्या किया, तो इससे थोड़ा पीछे चलते हैं पहले कि अशोक जो था उसका पिता कौन था, बिंदुसार, और बिंदुसार का एक पुत्र और भी था जिसका नाम था सुसीम। अब बिंदुसार इसको शासक बनाना चाहता था, किसको, सुसीम को। लेकिन बिंदुसार का एक मंत्री था या कहें प्रधानमंत्री था जो कि आया था किसकी जगह पर, जो पहले अपने चंद्रगुप्त के समय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री था, क्या नाम था उसका, चाणक्य है, ठीक है। और चाणक्य के बाद में कौन प्रधानमंत्री आता है, राधा गुप्त, ठीक है। ये राधा गुप्त था। लेकिन बिंदुसार सुसीम को बनाना चाहता था, लेकिन राधा गुप्त ने अपने प्रयासों से अशोक को शासक नियुक्त करवा दिया, ठीक है। अब अशोक को यहाँ पर शासक नियुक्त करा दिया तो अब यहाँ पर विवाद होगा तो सिर्फ इसी भाई को नहीं, अशोक ने इन 4 वर्षों के अंदर अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया, ठीक है। अब 99 भाइयों को कत्ल कर दिया। इस बात को अपने समझने के बाद में, ठीक है, सुनने के बाद में क्या इसको महान कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इस प्रकार की भी बातें इसने की थी। 99 भाइयों का कत्ल किया, ये सत्य है या नहीं, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिंहली अनुश्रुतियों में। सिंहली अनुश्रुतियाँ यानी अपने पहले पढ़ चुके हैं। सिंहली अनुश्रुतियाँ मतलब जो दीपवंश और महावंश हैं उन्हीं को कहा जाता है सिंहली अनुश्रुतियाँ। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। किस लिए कत्ल किया, सिर्फ गद्दी प्राप्त करने के लिए। एक बात यहाँ पर एक और भी गौर करने वाली है, वो ये है कि अगर ये अपने भाइयों का कत्ल नहीं करता तो इसके भाई इसको मार देते, क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा थे उनमें ये चीज़ें चलती रहती थी, भाई भाई को और कत्ल कर देता था, किस लिए, गद्दी प्राप्ति के लिए। तो पहली बात तो ये थी कि सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार इसने 99 भाइयों का कत्ल किया और तब जाकर इसने गद्दी प्राप्त की। लेकिन एक और व्यक्ति है, इतिहासकार है, जिसका नाम है तारानाथ, और तारानाथ कहता है कि नहीं, इसने 99 नहीं, इसने सिर्फ 6 भाइयों का कत्ल किया था। अब ये बात कुछ हद तक ठीक भी प्रतीत होती है, क्योंकि आगे चलकर इसका 5वां शिलालेख आता है, किसका, अशोक का। उसके अंदर, इस शिलालेख के अंदर अशोक के जो परिवार हैं उन परिवारों के बारे में जिक्र आया है, यानी कि भाइयों का जिक्र आया है। अगर यहाँ पर 5वें शिलालेख में भाइयों का जिक्र आया है, भाइयों का होना बताया गया है, तो फिर उसके ये भाइयों का कत्ल कैसे हो गया, ठीक है। तो जिस प्रकार से अपने को, जिस प्रकार से इतिहास पढ़ाया जा रहा है, लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, वो अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इन्हीं के आधार पर आता है, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि अशोक ने, सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों का कत्ल करके गद्दी प्राप्त की थी, तो वहाँ पर 99 वाला ऑप्शन अपने को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो तारानाथ कितना कहता है, 6 भाइयों का कत्ल कहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने अपनी गद्दी प्राप्त की, ठीक है। अब अशोक के कुछ शुरुआती कुछ नाम भी मिलते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं अलग अलग शिलालेखों वगैरह में, लेकिन कुछ नाम मिलते हैं। वो ये नाम है, एक नाम तो आता है इसका कामाशोक, ठीक है, और एक नाम आता है चंडाशोक,
ये जो दोनों नाम हैं ये नाम आते हैं इसके जो राज्याभिषेक हुआ था उसके वहाँ से लेकर उसके जो शासक के रूप में 8 वर्ष थे, ठीक है, यानी कि राज्याभिषेक से 8वें वर्ष तक कह सकते हैं इसके ये 2 नाम थे। उसके बाद में उसके नामों में और परिवर्तन आता है, जैसे कलिंग का युद्ध 8वें वर्ष में होता है और उसके बाद में फिर ये पूरी तरह से जो शासकीय जो सिस्टम होता है उसको छोड़ देता है और धर्म के मतलब जो युद्ध वगैरह है उनको त्याग देता है और धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। अब बात करते हैं वापस अपने कामाशोक और चंडाशोक जो इसके नाम थे क्यों पड़े। जो कामाशोक है, कहा जाता है कि कामाशोक नाम पड़ने का कारण ये है कि जो अशोक था वो अपने शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा काम में लीन रहता था, ठीक है, इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति थी, इसीलिए इसको कामाशोक कहा जाता था। अब दूसरा आता है चंडाशोक। चंडाशोक क्यों कहा जाता था? ये इसलिए कहा जाता था कि इसके बारे में एक बात या एक कहानी प्रचलित है, वो ये है कि ये जो अशोक था वो दिखने में बहुत ज़्यादा कुरूप था, मतलब सुंदर नहीं था, ठीक है, शक्ल अच्छी नहीं थी। तो एक बार क्या होता है कि ये अपने किसी राजमहल के सामने से गुजर रहा था और वहाँ पर बैठी थी कुछ औरतें, ठीक है, और औरतें इनको देखकर हंसने लगी। किसको देखकर हंसने लगी? अशोक को। अब राजकुमार था, शासक था एक, उसको देखकर औरतें हंसने लगी तो ये इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ अशोक कि इसने इन औरतों को, कितनी औरतें थी, ये 500 के लगभग औरतें थी, इन औरतों को इसने जिंदा जलवा दिया। क्या कर दिया? जिंदा जलवा दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा चंडाशोक। तो ये थी इसकी दोनों नामों की कहानी, ठीक है। अब ये इस प्रकार का व्यक्ति था, मतलब इतना कह सकते हैं प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति था, यहाँ तक इसका और भी उदाहरण मिलते हैं। वो ये हैं कि फाहयान, आगे चलकर व्यक्ति आते हैं फाहयान और हेवेनसान, ठीक है, इन्होंने इतिहास लिखा और इन्होंने इसके बारे में बात लिखी है कि अशोक ने पाटलिपुत्र के अंदर एक नर्क गृह बना रखा था। क्या बना रखा था? नर्क गृह, ठीक है, यानी कि एक नर्क की स्थापना कर रखी थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। जो पाटलिपुत्र जगह है वहाँ पर नर्क की स्थापना किसने कर रखी थी? अशोक ने। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यहाँ पर जो नर्क की दीवारें हैं, नर्क की दीवारें, उनको अपनी आंखों से देखा है इन्होंने, ठीक है। तो आगे इसकी और उपाधियाँ आती हैं, ये इसके नाम हो गए। उसके अलावा इसकी और उपाधियाँ मिलती हैं जिनमें देवनामा प्रिय, ठीक है, देवनामा प्रिय, उसके अलावा देवाना प्रिय दसी, देवाना प्रिय दसी, ठीक है, ये इसकी उपाधियाँ मिलती हैं। ये उपाधियाँ मिलती हैं, ये नाम मिलते हैं अलग अलग अभिलेखों शिलालेखों में। अशोक नाम भी मिलता है, तो फिर अशोक नाम कहाँ मिलता है? अशोक नाम मिलता है इसका कह सकते हैं इसकी मास्की, गुर्जरी, नैतूर, उद्गोलम, मास्की, गुर्जरा, ठीक है, नैतूर, उद्गोलम, मास्की और गुर्जरा, ये जो शिलालेख हैं सिर्फ इन्हीं शिलालेखों के अंदर अशोक नाम मिलता है। बाकी शिलालेखों में इसको अलग अलग नामों से लिखा गया है। दीवाना प्रिय लिखा हुआ है कहीं, कहीं दीवाना प्रिय दसी लिखा हुआ है, कहीं कामाशोक, कहाँ कहीं चंडाशोक लिखा गया है, ठीक है। तो ये तो कहानी थी इसके नामों की। अब अशोक शासक बना है, लेकिन शासक बनने से पूर्व भी वो बहुत बड़ा योद्धा था। शासक बनने से पूर्व कहाँ रहता था? शासक बनने से पूर्व ये उज्जैन नामक जो जगह है, उज्जैन का प्रांतपाल था। कहाँ का प्रांतपाल था? उज्जैन का प्रांतपाल, या कह सकते हैं अपने गवर्नर था, ठीक है। उसी समय इसने खस और नेपाल यानी कि जो हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है उसमें स्थित नेपाल की इसने विजय प्राप्त की थी, ठीक है।
कहाँ की, खस और नेपाल की शासक बनने से पहले की इसकी विजय है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके परिवार की, इसकी पत्नियों की। इसकी पत्नियां कौन कौन थी? ठीक है, तो इसकी पत्नियों के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है इसका संघमित्रा। एक पत्नी कौन थी इसकी? संघमित्रा, सॉरी असंघमित्रा। असंघमित्रा ये इसकी पटरानी थी। क्या थी? पटरानी, यानी कि मुख्य रानी जो होती है उसको बोलते हैं पटरानी। कौन थी? असंघमित्रा। ठीक है, उसके बाद में इसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद में जो तिस्सारक्षा जो रानी होती है वो बन जाती है पटरानी। रानी तो थी पहले ही, लेकिन पटरानी पहले कौन थी? ये थी असंघमित्रा। ठीक है, जब इसकी मृत्यु होती है तो पटरानी कौन बनती है? तिस्सारक्षा। ठीक है, एक इसकी और रानी थी जिसका नाम था पद्मावती, और पद्मावती का पुत्र था कुणाल। कौन था? कुणाल, जो कि अशोक के मरने के बाद शासक बनता है। कौन? कुणाल। और कुणाल का पुत्र होता है आगे चलकर दशरथ। ठीक है, और दशरथ ने क्या किया था? दशरथ ने जो आजीवक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय, उसके लिए इसने गुफाओं का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? गुफाओं का निर्माण। इसीलिए इसको द्वितीय अशोक या सेकंड अशोक भी कहा जाता है। किसको? दशरथ को। और दशरथ अशोक का क्या था? पुत्र। क्या था? पुत्र। ठीक है, वापस आते हैं कहानी पर। पद्मावती इसकी रानी, उसका पुत्र अशोक, अशोक का पुत्र कुणाल। ठीक है, इस कुणाल की इस तिस्सारक्षा ने इस कुणाल की आंखें फोड़ दी थी, यानी कि इसको अंधा करवा दिया था। क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। तिस्सारक्षा के बारे में आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। पद्मावती का पुत्र कुणाल, कुणाल को अंधा किसने करवा दिया? तिस्सारक्षा ने। एक इसकी और रानी का नाम आता है, वो रानी है इसकी महादेवी। अब महादेवी का नाम सिर्फ देवी भी मिलता है। ठीक है, इसके दो संतानें थी। एक का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। ध्यान रखना, ये संघमित्रा है और ये असंघमित्रा थी। ठीक है, संघमित्रा, और दूसरा ये तो इसकी पुत्री थी, और दूसरा इसका पुत्र था महेंद्र। क्या नाम था इनका? महेंद्र। ठीक है, इन दोनों को अशोक ने कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किस लिए भेजा था? धर्म के प्रचार के लिए। किस लिए भेजा था? धर्म के प्रचार के लिए। अब जब इनको श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए, तो अशोक कुछ दूरी तक इनको खुद छोड़ने भी गया था। कहाँ तक छोड़ने गया था इनको? ये गया था ताम्रलिप्ति। आपने नाम सुना होगा ताम्रलिप्ति, ये ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वहां तक छोड़ने गया था। किसको? महेंद्र और संघमित्रा को। श्रीलंका जाने के लिए कौन? स्वयं अशोक खुद छोड़ने गया था। ठीक है, और इसके साथ अशोक ने बोधि वृक्ष के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस बोधि वृक्ष की एक टहनी तोड़कर इनके साथ भेजी थी। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, इसके अलावा इसकी भी बात करते हैं अभी, लेकिन एक इसकी पत्नी और रह गई है जिसका नाम था कारुवाकी। क्या नाम था? कारुवाकी, या कह सकते हैं चारुमती नाम भी इसका मिलता है। क्या नाम था इसका? कारुवाकी या चारुवाकी। अभिलेखों में सिर्फ इसी पत्नी का जिक्र आता है। अभिलेखों में सिर्फ एक ही पत्नी का नाम आता है, जिसका नाम है कारुवाकी या चारुवाकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं कि संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा बोधि वृक्ष की टहनी देकर। अब बोधि वृक्ष की टहनी अशोक ने काटी। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो बोधि वृक्ष है उसकी टहनी सबसे पहले किसने काटी थी? तो सबसे पहले बोधि वृक्ष की टहनी काटी थी अशोक ने। सबसे पहले किसने काटी थी?
अशोक ने। अब अशोक ने काटी थी और दी थी इनको श्रीलंका में साथ ले जाने के लिए। अशोक के बाद में दूसरे नंबर पर या दूसरी बार इस बोधि वृक्ष को कटवाती है इसकी पत्नी तिस्य रक्षा। कौन कटवाती है? तिस्य रक्षा। तिस्य रक्षा क्यों कटवाती है? तिस्य रक्षा तो इसको पूरे को कटवा देती है। क्यों कटवा देती है? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। ठीक है। और तीसरी बार इस वृक्ष को कटवाया जाता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और उसके बाद में इसको कटवाया जाता है शशांक के द्वारा। लेकिन ये वृक्ष फिर दोबारा जीवित हो जाता है, खत्म नहीं होता इतनी बार इसको कटवाने के बाद भी। ठीक है। लेकिन इन सब के बाद तूफान वगैरह आते हैं और उन तूफानों के अंदर ये वृक्ष पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वापस श्रीलंका से एक टहनी मंगवाता है और उस टहनी को लाकर बोधि वृक्ष वाली जगह दोबारा स्थापित करता है, यहाँ लगवाता है और फिर दोबारा से ये वृक्ष पूरा तैयार हो जाता है। और आज भी ये बोधि वृक्ष अपनी जगह पर स्थित है। तो ये बोधि वृक्ष की भी कुछ कहानी थी। इस प्रकार से देखो, एक टहनी वहाँ गई, वहाँ वृक्ष लगा और वहाँ से वापस टहनी आकर दोबारा यहाँ पर वृक्ष स्थापित हुआ। ठीक है। तो ये थी इसके परिवार के बारे में कहानी। और जो कारुबाकी की अपने बात कर रहे थे, जो कारुबाकी इसकी पत्नी थी वो थी तीवर की माँ। किसकी माँ? तीवर की माँ। यानी कि कारुबाकी की संतान कौन थी? तीवर। ठीक है। ये थी इसकी कुछ प्रारंभिक जीवन की जानकारी कि किस प्रकार से ये गद्दी पर बैठा, अपने भाइयों का कत्ल किया, संघर्ष किया, किस प्रकार से गद्दी तक पहुंचा। ठीक है। गद्दी पर बैठने से पहले भी इसने युद्ध लड़े थे। अब जो बहुत महत्वपूर्ण जो टर्निंग पॉइंट इसकी ज़िंदगी के अंदर आता है कि एक जो इसका एक लक्ष्य था किस प्रकार से विजेता बनने का, और उसके बाद में वो किस प्रकार से पूरे देश को। यहाँ आपको एक बात बताना जरूरी समझूंगा मैं कि जो अशोक था एकमात्र प्राचीन समय में एकमात्र ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत की धम्म विजय की थी। धम्म विजय करने वाला यानी कि धर्म के आधार पर पूरे भारत को जीतने वाला एकमात्र राजा कौन था? अशोक। ठीक है। जिसने नीति तो शुरू में अपनाई थी दिग्विजय की। ठीक है। दिग्विजय की मतलब युद्धों के द्वारा जीतने की, लेकिन आखिर में जीतता किस तरीके से है? धम्म विजय के। इसके अपने पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी जो टर्निंग पॉइंट इसकी ज़िंदगी का आता है वो है दोस्तों कलिंग युद्ध। यहाँ से इसकी जो ज़िंदगी है उसमें पूरा परिवर्तन आ जाता है। कलिंग युद्ध की बात करें दोस्तों तो ये जो कलिंग है ये है आपका जो वर्तमान है उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है उस समय कलिंग। और ये कलिंग बढ़ता था महानदी और जो गोदावरी नदी है इनके मध्य में क्या पड़ता था? कलिंग। और वर्तमान में वही वाला क्षेत्र कहलाता है उड़ीसा। इस क्षेत्र के लिए इसने युद्ध किया था। क्यों युद्ध किया था? इसके क्या कारण थे यहाँ युद्ध करने के? तो दोस्तों एक कारण तो इतिहासकार है जिसका नाम है प्लिनी। ये तो बताता है कि इसका कारण था व्यापारिक कारण था। क्या कारण था? व्यापारिक कारण था कलिंग के साथ युद्ध करने का। ठीक है। व्यापारिक कारणों से इसने युद्ध किया था। और अगर बात करें हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसकी बात करें तो उसके अंदर कारण बताया गया है कि अशोक के पिता बिंदुसार का कलिंग के शासक जो उस समय शासक था जिसका नाम था नंदराज, इसने बिंदुसार का अपमान किया था।
किसका अपमान किया था? बिंदुसार का। और बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था अशोक का पिता। और अपने पिता का अपमान लेने के लिए नंदराज यानी कि जो कलिंग था उस कलिंग के साथ युद्ध किया था। ठीक है। अब प्लिनी क्या कहता है? प्लिनी कहता है व्यापारिक कारणों से। ये कारण भी ठीक लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो कलिंग था वहाँ की जो हाथी दांत यानी कि वहाँ पर जो हाथी थे ना उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। और वहाँ का जो व्यापार था वो था हाथी दांत और उसके अलावा कपड़ा। हाथी दांत और कपड़ा का जो व्यापार था वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। ठीक है, अच्छी अवस्था में था, प्रगति पर था। और इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए ही इसने अशोक ने युद्ध किया था। और दूसरा कारण इसका ये बताया जाता है कि जो एशिया के जो पूर्वी देश हैं यानी कि पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार स्थापित करने के लिए अशोक को एक मार्ग था जो कि उड़ीसा में से होकर जाता था। और इसी मार्ग को प्राप्त करने के लिए अशोक ने युद्ध किया था। तो ये जो दोनों कारण हैं ये तो प्रतीत होते हैं कि व्यापारिक कारण। ठीक है, व्यापारिक कारणों से इसने युद्ध किया था। खैर कैसे भी युद्ध किया हो लेकिन युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत कह सकते हैं घनघोर युद्ध हुआ। और जिसके अंदर इस युद्ध के अंदर लगभग 1 लाख के करीब लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग जख्मी हो गए या बंदी बना लिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत भारी नुकसान हुआ। और इस युद्ध के बाद जो अशोक था वो इतना ज़्यादा आहत हुआ कि उसने अपना जो युद्ध की नीति थी उसको त्याग दिया था। अब जो कलिंग युद्ध हुआ था उस कलिंग युद्ध की अगर बात करें तो इसका जो वर्णन है, उसका जो क्या परिणाम हुए थे, क्या रिजल्ट निकला था, इन सब के बारे में जो वर्णन है वो है इसके 13वें अभिलेख में। कौन से में? 13वें अभिलेख के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया कि इसके 2 भाग कर दिए, एक तो उत्तर और एक दक्षिण केंद्रों में इसको बांट दिया। एक तो उत्तरी केंद्र और एक दक्षिणी केंद्र, 2 केंद्र बना दिए। उत्तरी केंद्र में तो धौली या कह सकते हैं इसको तोशली, इसको तोशली को राजधानी बना दिया इसकी। ठीक है, और धौली यहाँ इसका नाम है तोशली। ठीक है, इसको तोशली को राजधानी बना दिया। और पश्चिम केंद्र था जो वो था जोगढ़। कौन था? जोगढ़, या इसका नाम पड़ता है समपा। ठीक है, राजधानी किसको बना दिया गया? तोसली को। ठीक है, और जो सारी जो शासन व्यवस्था थी, जो प्रशासन था, वो जो तोसली का जो राजकुमार था उसके हाथों में दे दिया। ये तो यहाँ पर व्यवस्था कर दी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण जो घटना घटी, जो परिवर्तन आया, वो ये था कि इस युद्ध के बाद जो अशोक था वो बहुत ज़्यादा आहत हुआ। और आहत होने के बाद में उसने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया। वो ये था कि उसने दिग्विजय की नीति को छोड़कर धम्म विजय की नीति को अपना लिया। दिग्विजय यानी भैरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपना लिया। यह सबसे बड़ा परिवर्तन आया था। एक तरफ जहाँ पर उसने तलवार उठाई थी युद्ध के लिए, उस तलवार को छोड़ दिया और धर्म के रास्ते पर, धम्म के रास्ते पर चल पड़ा। ठीक है, और इस धम्म के रास्ते पर इसने आगे चलकर किस प्रकार से लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया, भलाई के कार्य किए, या जो इस धम्म के क्षेत्र में जो अशोक ने जो पैर रखा, ठीक है ना, या किस प्रकार से प्रवेश किया, किन की प्रेरणा से प्रवेश किया, ठीक है, और किस प्रकार के कार्य किए, ये आगे चलकर जो धम्म था वो सफल हुआ या नहीं, वो तो खैर आपको पता ही है। अशोक का धम्म बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत फेमस भी है। ठीक है ना,
तो किस प्रकार की सारे घटनाक्रम रहे आगे चलकर वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब खुद करें और दूसरों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।